नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी भीख में। खपरेल के दलान में कमल पर मिन्ना के साथ बैठा हुआ बैजराज मन लगाकर बातें कर रहा था। सामने ताल में कमल खिल रहे थे। उस पर से भीनी भीनी महक लिए हुए पवन धीरे धीरे इस झोपड़ी में आती और चली जाती थी। माँ कहती थी, मिन्ना ने कमल के केसरों को बिखारते हुए कहा। क्या कहती थी? बाबूजी परदेश जाएंगे, तेरे लिए नेपाल टट्टू लाएंगे। तू घोड़े पर चढ़ेगा कि टट्टू पर? पागल कहीं का। नहीं, टट्टू पर चढ़ूंगा, वह गिरता नहीं। तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मैं अब रोता हूँ। अच्छा पहले आप बताओ कि जब तुम कमाने लगोगे तो हमारे लिए क्या लाओगे? खूब ढेर सा रुपया, कहकर मिन्ना ने अपना छोटा सा हाथ जितना ऊंचा हो सकता था उठा दिया। सब रुपया मुझको ही दोगे ना? नहीं, माँ को भी दूंगा। मुझको कितना दोगे? थैली भर। और माँ को? वही बड़ी काट वाली संदूक में जितना भरेगा। तब फिर माँ से कहो, वही नेपाली टट्टू ला देगी। मिन्ना ने झुंझलाकर बैजराज को ही टट्टू बना लिया। उसी के कंधे पर चढ़कर अपनी साथ मिटाने लगा। भीतर दरवाजे में से इंदो झांक कर पिता पुत्र का विनोद देख रही थी। उसने कहा, मिन्ना, यह टट्टू तो बड़ा अड़ियल है। बैजराज को विषवादी स्वर किसी हंसी खटकने लगी। आज ही सवेरे इंदो से कड़ी फटकार सुनी थी। इंदो अपने गृहिणी पदक की मर्यादा के अनुसार जब दो चार खरी खोटी सुना देती तो उसका मन विरक्ति से भर जाता। उसे मिन्ना के साथ खेलने में, झगड़ा करने में और सलाह करने में ही संसार का पूर्ण भावमय उपस्थिति हो जाती। फिर कुछ और कहने की आवश्यकता ही क्या है? यही बात उसकी समझ में नहीं आती। रोटी बिना भूखों मरने की संभावना न थी, किंतु इंदो को उतने से ही संतोष नहीं। इधर वीरराज को निठल्ले बैठे हुए मालों के साथ कभी कभी चुहल करते देखकर तो वह और भी जल उठती। वीरराज यह शब्द समझता हुआ भी अनजान बना रहता था। उसे तो अपनी खपरेल में मिन्ना के साथ संतोष ही संतोष था, किंतु आज वह न जाने क्यों भिन्ना उठा। मिन्ना, अड़ियल टट्टू भागते हैं तो रुकते नहीं और राह कुराह भी नहीं देखते। तेरी माँ अपने भीगे चने पर रौब गांठती है। कहीं इस टट्टू को हरी हरी धूप की चाट लगी तो? नहीं मिन्ना, रूखी सूखी पर निभा लेने वाले ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं मिन्ना, कह दो हाँ। मिन्ना घबरा उठा था। यह तो बातों का नया ढंग था। वह समझ ना सका। उसने कह दिया, हाँ कर सकते हैं। चल देख लिया, ऐसे ही करने वाले, कहकर जोर से किवाड़ बंद करती हुई इंदो चली गई। बैजराज के हृदय में विरक्ति चमकी। बिजली की तरह कौंध उठी घृणा। उसे अपने अस्तित्व पर संदेह हुआ। वह पुरुष है या नहीं? इतना कसाघात, इतना संदेह और चतुर संचालन। उसका मन घर से विद्रोही हो रहा था। आज तक बड़ी सावधानी से कुशल महाजन की तरह वह अपना सूद बढ़ाता रहा। कभी स्नेह का प्रतिदान लेकर उसने इंदो को हल्का नहीं होने दिया। इस घड़ी सूद दर सूद लेने के लिए उसने अपनी विरक्ति की थैली का मुंह खोल दिया। मिन्ना को एक बार गोद में चिपका कर वह खड़ा हो गया। जब गांव के लोग हलों को कंधे पर लिए लौट रहे थे, उसी समय बैजराज ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। जालंधर में जो सड़क ज्वालामुखी को जाती है, उस पर इसी साल से एक सिख पेंशनर ने लारी चलाना आरंभ किया। उसका ड्राइवर कलकत्ता से सीखा हुआ फुर्तीला आदमी है। सीधे साधे देहाती उछल पड़े। जिसकी मनोती कई साल से रुकी थी बैलगाड़ी की यात्रा के कारण, जो अब तक टाल मटोल करते थे, वह उत्साह से भरकर ज्वालामुखी के दर्शन के लिए प्रस्तुत होने लगे। गोटेदार ओढ़नियां, अच्छे काट की सलवारें, किम ख्वाब की झकाझक सर्दियों की बहार आए दिन लारी में दिखाई पड़ती, किंतु वह मशीन का प्रेमी ड्राइवर किसी और देखता नहीं। अपनी मोटर, उसका हॉर्न, ब्रेक और मोड़गार्ड पर उसका मन टिका रहता। चक्का हाथ में लिए जब वह पहाड़ी प्रांत में अपनी लारी चलाता तो अपनी धुन में मस्त किसी और देखने का विचार भी न कर पाता। उसके सामान में एक बड़ा सलकोट, एक कम्बल और एक लोटा। हाँ, बैठने की जगह में छिपा हुआ बॉक्स था। उसी में कुछ रुपये पैसे बचा कर वह फेंकता जाता। इसी पहाड़ी पर ऊंचे वृक्षों से लिपटी जंगली गुलाब की लता को देखना नहीं चाहता। उसकी कोसों तक फैलने वाली सुगंध बैजराज के मन को मत देती, परंतु वह शीघ्र ही अपनी लारी में मन को उलझा देता और तब निर्विकार भाव से उस जन विरल प्रांत में लारी की चाल तीव्र कर देता। इसी तरह कई बरस बीत गए। बूढ़ा सिख उससे बहुत प्रसन्न रहता, क्योंकि ड्राइवर कभी बीड़ी तंबाकू नहीं पीता और किसी काम में व्यर्थ पैसा भी नहीं खर्च करता। उस दिन बादल उमड़ रहे थे। थोड़ी थोड़ी झींसी पड़ रही थी। वह अपनी लॉरी दौड़ा पहाड़ी प्रदेशों के बीचों बीच निर्जन सड़क पर चला जा रहा था। कहीं कहीं दो चार घरों के गांव दिखाई पड़ते थे। आज उसकी लॉरी में भीड़ नहीं थी। सिख पेंशनर की जान पहचान का एक परिवार उस दिन ज्वालामुखी का दर्शन करने जा रहा था। उन लोगों ने पूरी लॉरी भाड़े पर कर ली थी, किंतु अभी तक उसे यह जानने की आवश्यकता न हुई थी कि कितने आदमी थे। उसे इंजन में पानी की कमी मालूम हुई कि लॉरी रोक दी गई। बैजराज बाल्टी लेकर पानी लेने गया। उसे पानी लाते देखकर लॉरी के यात्रियों को भी प्यास लग गई। सिख ने कहा, बैजराज, इन लोगों को भी थोड़ा पानी दे देना। जब बाल्टी लिए हुए वह यात्रियों की ओर गया तो उसको भ्रम हुआ कि जो सुंदरी स्त्री पानी के लिए लोटा बढ़ा रही है वह कुछ पहचानी सी है। उसने लोटे से पानी उड़लते हुए अनमन्य की तरह कुछ जल गिरा भी दिया, जिससे स्त्री की ओढ़नी को कुछ अंश भींग गया। यात्री ने जड़ कर कहा, भाई जरा देख कर, किंतु वह स्त्री भी उससे कनखियों से देख रही थी। बैजराज शब्द उसके कानों में गूंज उठा था। बैजराज अपनी सीट पर जा बैठा। बूढ़े सिख और यात्री दोनों को उसका यह व्यवहार अशिष्ट सा मालूम हुआ, पर कोई कुछ बोला नहीं।
लॉरी चलने लगी। कांगड़ा की तराई का यह पहाड़ी दृश्य लपटों की तरह क्षण क्षण पर बदल रहा था। उधर वीरराज की आंखें कुछ दूसरा ही दृश्य देख रही थी। गांव का वह ताल जिसमें कमल खिल रहे थे मिन्ना के निर्मल प्यार की तरह तरंगित हो रहा था और उस प्यार में विश्वास की लालसा। बीच बीच में उसे देखते मालती का पैर के अंगूठे के चांदी के मोटे छल्लों को खटखटाना, सहसा उसकी स्त्री का संदिग्ध भाव से उसको बाहर भेजने की प्रेरणा। साधारण जीवन में बालक के प्यार से जो सुख और संतोष उसे मिल रहा था वह भी छिन गया। क्यों संदेह न हो, इंदो को विश्वास हो चला था कि वीरराज मालती को प्यार करता है और गाँव में एक ही सुंदरी, चंचल, हसमुख और मनचली भी थी। उसका ब्याह नहीं हुआ था। हाँ वही तो मालो। और वह ओढ़ने वाली या पंजाबी में असंभव। नहीं तो वही है, ठीक ठीक वही है। वह चक्का पकड़े हुए पीछे मुड़कर अपनी स्मृति धारा पर विश्वास कर लेना चाहता था। ओह कितनी भूली हुई बातें इस मुख ने स्मरण दिला दी। वह अपने को ना रोक सका, पीछे घूमी पड़ा और देखने लगा। लॉरी टकरा गई एक ब्रिज से। कुछ अधिक हानि न होने पर भी, किसी को कहीं चोट न लगने पर भी सीख झल्ला उठा। वज्रराज भी फिर लॉरी पर ना चढ़ा। किसी को किसी से सहानुभूति नहीं, तनिक सी भूल भी कोई सह नहीं सकता, यही ना। वज्रराज ने सोचा कि मैं ही क्यों ना रूठ जाऊं। उसने नौकरी को नमस्कार किया। वज्रराज को बैराग हो गया हो सो तो बात नहीं, हाँ उसे गृहस्थ्य जीवन के सुख के आरंभ में ही ठोकर लगी। उसकी सीधी सादी गृहस्थी में कोई विशेष आनंद न था। केवल मिन्ना की अटपटी बातों से और राह चलते चलते कभी कभी मालती के चूहल से हल्के शरबत में 2 बूंद हरे नींबू रस की सी सुगंध तरावट में मिल जाती थी। वह सब गया। इधर कलकत्ता के कोलाहल में रहकर उसने ड्राइवरी सीखी। पहाड़ियों की गोद में उसे एक प्रकार की शांति मिली। 2-4 घरों के छोटे छोटे से गांव को देखकर उसके मन में विरागपूर्ण दुलार होता था। वह अपनी लारी पर बैठा और बच्चा से एक दृष्टि डालता हुआ निकल जाता। तब वह अपने गांव में मानो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिशोध ले लेता। किंतु नौकरी छोड़कर वह जाने कैसा हो गया। ज्वालामुखी के समीप ही पंडों की बस्ती में जाकर रहने लगा। पास में कुछ रुपये बचे थे, उन्हें वह धीरे धीरे खर्च करने लगा। उधर उसके मन का निश्चिंत भाव और शरीर का बल धीरे धीरे क्षीण होने लगा। कोई कहता तो उसका काम कर देता, पर उसके बदले में पैसे न लेता। लोग कहते बड़ा भला मानुस है। उससे बहुत से लोगों की मित्रता हो गई। उसका दिन ढलने लगा। वह घर की कभी चिंता न करता, हाँ भूलने का प्रयत्न करता। किंतु मिन्ना करने के लिए परदेश भेज दिया। वह मिन्ना को ठीक कर लेगी। खेती बाड़ी से काम चल ही जाएगा। मैं ही गृहस्थी में अतिरिक्त व्यक्ति था और मालती ना। पहले उसके कारण संदिग्ध बनकर मुझे घर छोड़ना पड़ा। उसी का फिर स्मरण करते नौकरी से छुड़ा गया हूँ। वहां से उस दिन मुझे संदेह हुआ वह पंजाब में कहाँ आती, उसका नाम भी ना लो। इंदो तो मुझे परदेश भेजकर सुख से नींद लेगी ही, पर यह नशा 2 ही 3 वर्षों में उखड़ गया। इस अर्थ युग में सब सबल जिसका है वही उल्टी बोल गया। आज वज्रराज अंकिंचन कंगाल था। आज ही उसे भीख मांगनी चाहिए। नौकरी ना करेगा, हाँ भीख मांग लेगा, किसी का काम कर देगा तो वह अपनी भीख। उसकी मानसिक धारा इसी तरह चल रही थी। वह सवेरे ही आज मंदिर के समीप जा बैठा। आज उसके हृदय से भी वैसी ही एक ज्वाला भक्त से निकलकर बुझ जाती है और कभी विलंब तक लपलपाती रहती है, किंतु कभी उसकी ओर नहीं देखता। और उधर तो यात्रियों का झुंड जा रहे थे। चैत का महीना था। आज बहुत से यात्री आए थे। उसने भी भीख के लिए हाथ फैलाया। एक सज्जन गोद में छोटा सा बालक लिए आगे बढ़ गए। पीछे एक सुंदरी अपनी ओढ़नी संभालती हुई क्षण भर के लिए रुक गई थी। स्त्रियां स्वभाव की कोमल होती है। पहली बार पसरा हुआ हाथ खाली न रह जाए, इसी से वीरराज ने सुंदरी से जांचना की। वह खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या तुम अब लॉरी नहीं चलाते? अरे वही तो, ठीक मालती का सा स्वर। हाथ बटोर कर वज्रराज ने कहा, कौन? मालो? तो यह तुम ही हो वज्रराज? हाँ तो, कहकर वज्रराज ने एक लंबी सांस ली। मालती खड़ी रही। उसने कहा, भीख मांगते हो? हाँ, पहले मैं सुख का भिखारी था। थोड़ा सा मिन्ना का स्नेह, इंदो का प्रणय, 10-5 बीघे की काम चला उपज और कहे जाने वाले मित्रों की चिकनी चुपड़ी बातों से संतोष की भीख मांगकर अपने चिथों में बांध कर मैं सुखी बन रहा था। कंगाल की तरह जन कोलाहल से दूर एक कोने में उसे अपनी छाती से लगाया पड़ा था। किंतु तुमने बीच में थोड़ा सा प्रश्न विनोद मेरे ऊपर डाल दिया। वही तो मेरे लिए। अरे वो इंदो मुझ पर संदेह करने लगी। तुम्हारे चले जाने पर मुझसे कई बार लड़ी थी। मैं तो अब यहाँ आ गई हूँ। कहते कहते वह भय से आगे चले जाने वाले सज्जन को देखने लगी। तो वह तुम्हारा ही बच्चा है ना? अच्छा अच्छा, हाँ, कहती हुई मालो ने कुछ निकाला उसे देने के लिए। वीरराज ने कहा, नहीं मालो, तुम जाओ, देखो वह तुम्हारे पति आ रहे हैं। बच्चे को गोद में लिए हुए मालो के पंजाबी पति लौट आए। मालती उस समय अनमने क्षुब्ध और चंचल हो रही थी। उसके मुंह पर क्षोभ, भय और कौतूहल में मिली हुई करुणा थी। पति ने डांट कर पूछा, क्यों? यह भिखमंगा तंग कर रहा था। पंडा जी की ओर घूमकर मालो के पति ने कहा, ऐसे उच्चकों को आप लोग मंदिर के पास बैठने देते हैं? धनी जजमान का अपमान भला हुआ पंडा कैसे सहता? उसने वज्रराज का हाथ पकड़कर घसीटते हुए कहा, उठ बे, या फिर दिखाई पड़ा तो तेरी टांग ही लंगड़ी कर दूंगा। बेचारा वज्रराज वहां धक्के खाकर सोचने लगा। फिर मालती, क्या सचमुच मैंने कभी उसको, और मेरा दुर्भाग्य, यही तो आज तक आयचित भाव से वह देती आई है। आज उसने पहले दिन की भीख में भी वही दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह के ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।